Good morning, students. So, welcome to the English class. And today is the last part, therefore, third part of the chapter Journey to the End of the Earth. So, this is the last part. I hope earlier parts which I have explained to you, first part and second part, it is very clear to you. Now, I'm going to teach you, I'm going to explain you the third part, Walk on the Ocean. Okay. So, my Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ. बस मैं आगे राइटर कह रही है कि जो मेरा अंटार्कटिक का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा वो फुल था एपिफेनी से. एपिफेनीस का मतलब होता है डिफरेंट रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी. उसको बहुत ज़्यादा जो ये कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है. वहाँ पे जैसे ह्यूमन बींग्स जहाँ पे रहते हैं और कंट्रीज़ में और कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ काफ़ी कुछ वहाँ पे जो है अलग है. तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके डिफरेंट रियलाइजेशन हो रहा था. बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट. और लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो है जो उसको फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो तब हुआ जब वो अंटार्कटिक सर्कल है, मतलब वही जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, वो जहाँ पे बिल्कुल साउथ में जो थी, क्योंकि ये साउथ में ही है अंटार्कटिका, तो ये 65.55 डिग्री पे वहाँ पे वो थी. इक्वेटर से जो है 60.55 डिग्री साउथ में था वो. तो वहाँ पे उसे बहुत अलग सा एक्सपीरियंस मिला. द शोकाल्स्की मैंने बताया था, वही जो शिप का नाम है जिसमें वो है ट्रेवल करती है, हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच. अब वो जो है उस शिप में जा रहे थे तो कैसे वो वहाँ पे जो है फंस गए थे. वेज का मतलब फंस गए थे उनका शिप, हर सेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड. वहाँ पे जाके वो काफ़ी जो है वाइट स्ट्रेच इसलिए क्योंकि वाइट इसमें जो है वो आइस से, तो आइस वाइट होता है, पूरी बर्फ़ थी, पूरा वाइट कलर की आइस का जो है पूरी जो है स्ट्रेच हो रखी थी, वो काफ़ी दूर दूर तक थी. लेकिन वो वहाँ पे जाके पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में फंस गए थे. टैडपोल आइलैंड एक आइलैंड है और पेनिनसुला जो होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज मोर सराउंडेड बाय वाटर. वो एक एरिया लैंड का जो कि पूरा का पूरा सराउंडेड होता है वाटर से. तो वहाँ पे बीच में जो है उनका जो शिप था वो फंस गया था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. और वो जो है उन्हें रोक रहा था आगे जाने से, क्योंकि वो आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जो बीच में जो है उनका जो शिप था जो कि शोकाल स्काई था, वो जो है शोकाल्स्की जो था वो बीच में पेनिनसुला और टैडपोल के आइलैंड के बीच में फंस गया था, वो आगे नहीं जा पा रहे थे. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. तो फिर कैप्टन ने डिसाइड करा कि हम जो है अब यहाँ पे रुकेंगे, टर्न करेंगे थोड़ा सा, और दोबारा जो है हम वापस नॉर्थ में ही चले जाएंगे, आगे मूव नहीं करेंगे. बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक. एक गैंग प्लैंक था, गैंग प्लैंक माने लकड़ी का एक जो सीढ़ी सी वहाँ पे थी, उसके जो है थ्रू वो जो है नीचे वो पहले उतरे एंड वॉक ऑन द ओशन. और वहाँ पे वो ओशन में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ था काफ़ी, तो ओशन के ऊपर बर्फ़ था, उसमें वो उनको कहा कि मतलब नीचे उतरने के लिए, तो वो वहाँ पे ऐसा होने से पहले वो सारे नीचे पहले उतर गए. सो देयर वर ऑल, तो जब वो उतरे तो देयर वर ऑल वो थे सब, ऑल 52 ऑफ अस, 52 वो सब थे, नीटेड आउट इन गॉर्टेक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. पूरे जो 52 थे वो नीचे उतरे. नीटेड का मतलब होता है कैरी विद द वो सारा जो है सामान लेके जो कि नीडेड होता है, रिक्वायर्ड होता है उस समय. तो वो नीडेड आउट मतलब जितना भी जो ज़रूरत का उनका सामान था उसको वो लेके जो है नीचे उतरने लगे. इन गॉर्टेक्स जो होता है वो वाटर प्रूफ गारमेंट्स है, उसको बोलते हैं. एंड ग्लेयर्स माने उनके सन ग्लासेस वगैरह, उनको वो साथ में कैरी करके नीचे उतरे. वॉकिंग ऑन द स्टार्क, और फिर वो वॉक कर रहे थे. स्टार्क माने एक कंप्लीट वाइटनेस पे, क्योंकि वो पूरा एरिया बर्फ़ का था, तो वो वहाँ पे जो है पूरे वॉक करने लगे उस कंप्लीट वाइटनेस में, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. और जो लग रहा था जो कि काफ़ी जो है काफ़ी आगे तक है और वो ऐसे ही रहेगा. तो वहाँ पूरा उसे देख के ऐसे लग रहा था काफ़ी दूर दूर तक बर्फ़ थी, तो वो उसमें वो है वॉक करने लगे. अंडरनीथ आवर फीट, अब वो कह रहा है जिसपे हम वो चल रहे थे, जिस आइस शीट्स पे वो चल रहे थे, तो उसके नीचे जो है अ मीटर थिक आइस पैक, उसके नीचे वो पूरा 1 मीटर का जो था वो पूरी लेयर थी उस आइस की. एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे भी उस बर्फ़ के नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे भी जो है वो 180 मीटर नीचे उसमें जीता जागता
सॉल्ट वाटर था, मतलब सही सलामत वो जो सॉल्ट वाटर वहाँ पे मिलता था। इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा, पेरीफेरी जो था किनारे पे क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन द क्रैब ईटर, वहाँ पे पाया जाने वाला एक सील होता है, एक एनिमल होता है, वो वहाँ पे स्ट्रेच कर रहा था और जो है सन, मतलब क्योंकि वहाँ पे धूप थी उस समय, तो अपने आप को धूप में जो है अपने आप को वो वार्म कर रहा था, देमसेल्स ऑन द आइस फ्लोज, वो जो फ्लोज का मतलब होता है आइस की, सी की जो आइस होती हैं वो उस पर जो है अपने आप को जो है सन वो ले रहा था, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, जैसे कि एक जो कि स्ट्रे माने जो सड़कों पे जो सड़कों में जो है डॉग्स वगैरह फिरते हैं, घूमते हैं इधर उधर, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे का मतलब इसमें स्ट्रे का मतलब ऐसे आवारा होता है, तो वो जो स्ट्रे डॉग्स जो है घूमते रहते हैं सड़कों में, वो जब उनको धूप लगती है तो वो कंफर्ट में आने के लिए, कंफर्ट जोन में जाने के लिए वो ट्री के नीचे चले जाते हैं, अंडर द शेड ऑफ, छाया में चले जाते हैं बेनियान ट्री में। ऐसे ही जो है वो ठंड से बचने के लिए अपने आप को जो है सन ले रहे थे, वो जो क्रैबिएटर सील्स थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। इट वॉज नथिंग, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक रिवलेशन हो रहा था, रिवलेशन का माने कुछ बताना, कुछ क्या चीज़ बताना, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी है। कैसा जो है अंटार्कटिका में जो भी चीज़ है अगर उस पर फ़र्क पड़ जाए, अगर वहाँ की जो आइस शीट्स हैं वो पिघले, कुछ एनिमल्स पे फ़र्क पड़े, तो कैसे जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं उस कॉन्टिनेंट्स पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम इतना पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस चीज़ की वजह से, तो वो कहीं फिर वो उल्टा जो है वहाँ पर जो अंटार्कटिक ओशन है वहाँ पर असर करती है, क्योंकि उससे जो है आइस शील्ड जो है मेल्ट होती हैं। तो कैसे ना कैसे सब जो इन सब चीज़ों का है, सबका कनेक्शन है एक दूसरे से। अब ये दोबारा इसमें राइटर बोलती है, जो उसने स्टार्टिंग में बोला था चैप्टर के, 9 टाइम जोन्स, वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए 6 चेक पॉइंट्स को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को एंड और इकोस्फेयर को। लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग, वो तब भी इसको क्रॉस करने के बाद वो सोच रही थी, अबाउट द ब्यूटी बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लानट, कैसे हमारे प्लानट पे कितना अच्छी तरीके से जो है ब्यूटी बैलेंस हो रखी है, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, और कोई भी चेन टूटती है तो जो है कोई भी स्पेशीज़ को फ़र्क पड़ता है, तो कैसे दूसरी स्पेशीज़ का इस पर फ़र्क पड़ता है, और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे बैलेंस कर रखा है, कैसे बैलेंस हो रखा है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वैम प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। आगे राइटर कहती है क्या होगा अगर वापस जो है एक बार, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत पहले बहुत ज़्यादा गर्म जगह थी, तो दोबारा अगर ये दोबारा वार्म प्लेस बन जाए, कैसा होगा फिर। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम तब होंगे भी जिंदा उसको देखने के लिए। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोस एंड वूली रिनोज, या फिर हम राइनोज, या फिर हम भी जो है गायब हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, डायनासोर्स जैसे चले गए। मैमोस जो है एक तरह का एनिमल होता है जो कि एलिफेंट जैसा दिखता है, एंड वूली राइनोज, और ये भी एक तरह का एनिमल है। ये सब अभी भी अब जो है दे डू नॉट एग्जिस्ट, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हु, ये पहले थे, एग्जिस्ट करते थे, तो ये जैसे खत्म हो गए, तो क्या हम भी तब बचेंगे अगर दोबारा अंटार्कटिका वैसी वार्म प्लेस बन गया, या हम बचेंगे ही नहीं। हु इज़ टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन स्पेंड करने के बाद 2 हफ्ते इन ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के साथ, who still have the idealism, जिनके पास अभी भी डिज़ायर है, आइडियलिज्म माने इसमें डिज़ायर है, टू सेव द वर्ल्ड, जिनमें इच्छा है कि वो वर्ल्ड को सेव कर सकें। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, मैं ये सिर्फ ये कहूँगी कि काफ़ी जो है अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स में, लाखों साल में काफ़ी कुछ हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन फाइनली वो कहती है कि लेकिन एक दिन भी जो है, एक दिन से भी हम डिफरेंस ला सकते हैं। मतलब अगर काफ़ी सालों में जो है वो चेंज तो होता ही है, काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन हम अगर एक दिन में भी कुछ करें और एक दिन को भी हम वैल्यूएबल समझें और उसमें भी हम कुछ एफर्ट डालें, तो वो जो एक दिन है उसको करके भी काफ़ी कुछ जो है हम कर सकते हैं। So students, finally this chapter is finished. I hope this chapter is clear to you. It is very interesting chapter, and so students, now I want to show you one video which is based on this Antarctica continent, and after watching that video you will realize that how beautiful this continent is. You will get to know about the uniqueness of this continent, and you will feel the pleasure. So see it. When people come to Antarctica, it's
not uncommon for them to feel like it is a dream. When you ask someone, describe your experience. What is it like to be here? They'll say things like, is this real? For the first couple of days, everything is vivid. You're visiting an area that is equally marine and mountain. And this creates an incredible experience as well as an incredible natural dynamic to witness. As you sit in a zodiac, floating at sea, near seals, near penguins, ice in almost every direction, giving that feeling of pure wilderness. As a traveler, maybe you do research on what it is like to be in Antarctica. About a few sites, wildlife, history, and it begins to build your frame of reference about this place. And then you get here. It's so brilliant that those pieces of information that you gathered are completely washed over by the immediacy of the experience of being here. The cold on your face, the unbelievable visual features of the landscape, how the ice seems to be lit from within. One thing that people who visit Antarctica are left with is a desire to return to that experience, to return to that feeling of being close to something so wild, even at its most raw and severe moments, to be encompassed and surrounded by something that is ultimately so majestic and beautiful, to be taken away with it.